हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट के बारे में अध्ययन करेंगे। जब सिकंदर का भारत में आगमन होता है उसके बारे में। ठीक है, टॉपिक है हम लोग का आज भारत में सिकंदर महान का आगमन, जिसे इतिहासकार अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहते हैं। अलेक्जेंडर द ग्रेट। ठीक है, सिकंदर महान यानी कि अलेक्जेंडर द ग्रेट का जन्म 20 जुलाई 356 बीसी यानी कि 356 ईसा पूर्व मेसोडोनिया के पेला में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम फिलिप द्वितीय, जो मेसोडोनिया के शासक थे। कहाँ के शासक थे? मेसोडोनिया के शासक थे। माता ओलंपियास या ओलंपिया। अपने फिलिप द्वितीय की बहुत सारी पत्नियां थी, लेकिन ओलंपियास या ओलंपिया का प्रभाव काफ़ी अधिक था, क्योंकि उनकी सारी रानियों में सिर्फ ओलंपिया से ही एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी, जो सिकंदर महान था। और चूँकि यह उत्तराधिकारी को पैदा की थी, इसीलिए सारी रानियों में इसका महत्व काफ़ी अधिक था। सिकंदर की ऐसी तो बहुत सारी पत्नियां थी, लेकिन जो मुख्य पत्नियां थी, रुखजाना या रुखसाना भी कहीं कहा जाता है, कहीं रुखसाना। ठीक है, इनके गुरु थे अरस्तु, जो अपने समय के एक महान, उनको क्या नाम दिया जाए पता ही नहीं चलता है। समाजशास्त्री कहिए या जूलॉजी के पिता कहिए या कुछ भी, वो हर चीज़ में फिट बैठते हैं। तो कहते हैं सिकंदर का जब जन्म हुआ तो उस समय अरस्तु अपनी महानता पर आ चुके थे, यानी महानता को प्राप्त कर चुके थे शिक्षा के क्षेत्र में। यही कारण है कि जब फिलिप द्वितीय को सिकंदर के शिक्षा के लिए टीचर की व्यवस्था की जरूरत पड़ी, तो उन्होंने सबसे पहले अरस्तु को ही याद किया और अरस्तु सिकंदर का शिक्षक नियुक्त हुआ। कहते हैं अरस्तु की शिक्षा का ही प्रभाव था कि सिकंदर एक योग शासक बन पाया और उसमें बहुत सारी अच्छाइयों का समावेश हो सका। ऐसी बहुत सारी कहानियां हैं जो आप लोगों ने बुकों में पढ़े होंगे सिकंदर और अरस्तु के बारे में, गुरु और शिष्य के प्रति प्यार, आदर, सम्मान, भाव आदि के बारे में। तो ये सारे यह दर्शाते हैं कहानियाँ कि सिकंदर पर अरस्तु की शिक्षा का व्यापक प्रभाव पड़ा था। और यही नहीं, कहते हैं सिकंदर जब विश्व विजय के लिए निकला, तो जब राजधानी छोड़कर बाहर निकला तो राजधानी के कार्यभार वह अरस्तु अपने गुरु अरस्तु को ही सौंप कर जाता था, क्योंकि सिकंदर को अपने गुरु अरस्तु पर पूर्ण विश्वास था। और क्योंकि उस समय राजधानी छोड़ना बड़ी कठिन विषय था, क्योंकि अगर राजधानी पर जिसका अधिकार होता था वही उस साम्राज्य का राजा होता था। यही कारण है कि जब सिकंदर की मृत्यु होती है तो अरस्तु पर इसका आक्षेप लगता है। यही कारण है कि अरस्तु वहाँ से बिना किसी को बताए यूनान छोड़ देता है। ठीक है, अब आते हैं गुरु अरस्तु के बारे में जानकारी इकट्ठा कर लिए। ईरानी आक्रमण के पश्चात भारत को यूनानी आक्रमण यानी मकदूनिया के शासक सिकंदर का आक्रमण का सामना करना पड़ा। यानी कि सिकंदर के आक्रमण से पहले भारत में ईरानियों का आक्रमण हो चुका था, जो आपको दारा प्रथम या दार ये बहु के रूप में हुआ था। दारा प्रथम ने भारत पर आक्रमण करने में सर्वप्रथम सफलता प्राप्त किया था, जो ईरान के हखामनी वंश के संस्थापक साइरस का उत्तराधिकारी था। दारा प्रथम के अभिलेखों से पता चलता है कि उसी ने सर्वप्रथम सिंधु नदी के तटवर्ती भारतीय भूभाग पर अधिकार किया था। अब आते हैं दारा प्रथम ने जो अभिलेखों का प्रचार शुरू किया था, चलन शुरू किया था अभिलेख लिखने का, इसी से आपको
भारतीय सम्राट अशोक महान को प्रेरणा मिलेगी और भारत में अभिलेख की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, इसी कारण दारा प्रथम का जब भी भारतीय इतिहास का अध्ययन करते हैं और अशोक का अध्ययन करते हैं तो हम दारा प्रथम को अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये भी देखने वाली बात है कि यूनान के आक्रमण से पहले भारत पर ईरानी आक्रमण हो चुका था जो दारा प्रथम के रूप में था। ठीक है, अब आते हैं दारा तृतीय। दारा प्रथम का जो अगला वंशज होगा उसको ईरानी शासक सिकंदर ने परास्त करके भारत पर ईरानी साम्राज्य को समाप्त करने का काम किया। ठीक है, सिकंदर को गद्दी की प्राप्ति हुई आपको 329 बीसी में सिकंदर शासक बना। सिकंदर मकदूनिया का शासक बना। कहते हैं सिकंदर के चचेरी बहन की शादी में, चचेरी नहीं कह सकते, उसको सौतेली कहेंगे क्योंकि पिता के दूसरी पत्नी की पुत्री थी, उसकी शादी में गार्ड के द्वारा फिलिप द्वितीय की हत्या कर दी गई। कहते हैं कि इसके पीछे सिकंदर उसकी माता का ही हाथ है, लेकिन यह सब सोचने वाली बात है क्योंकि जो सत्य साबित नहीं हुआ उसके लिए कोई बहस का विषय नहीं है। तो सिकंदर, उसके बाद क्या होगा, 329 बीसी में सिकंदर मकदूनिया का शासक बन गया। अब वह विश्व विजय के लिए निकलेगा। तो विश्व विजय के निकलने के लिए निकलते निकलते वो भारत में 326 बीसी में बैक्टीरिया यानी बल्ख को जीतने के बाद काबुल होते हुए, देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग, काबुल होते हुए हिंदू कुश पर्वत के खैबर दर्रा से वो भारत में प्रवेश करेगा। जिस समय सिकंदर भारत में प्रवेश करता है उस समय पश्चिमोत्तर भारत अनेक छोटे छोटे राज्यों में विभक्त था, जिसमें कई गणतंत्र राज थे, कई राजतंत्र राज थे। ठीक है, तो सिकंदर ने उसे एक एक करके जीतना शुरू किया क्योंकि वहाँ अभी भी एकता का अभाव था, जो वहाँ के राजा आपस में नहीं मिल पाए, जिसके कारण सिकंदर ने उन्हें एक एक करके जीतने का काम किया। देखते हैं तक्षशिला के शासक आम्भी ने सिकंदर के आक्रमण से पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया। सिकंदर के आक्रमण से पहले ही आम्भी ने आत्मसमर्पण करके सिकंदर का खुले दिल से स्वागत किया और खुले दिल से स्वागत करके उसे पूर्ण सहयोग का वचन भी दे दिया, जिससे सिकंदर का उत्साह और भी बढ़ गया। देख रहे हैं, यही नहीं, सिकंदर ने कठ जातियों से भी युद्ध किया और उसके पराजित किया। कहते हैं वहाँ के पुरुषों के युद्ध में समाप्त हो जाने के कारण, मारे जाने के कारण या घायल हो जाने के कारण वहाँ की महिलाओं ने भी तलवार उठाने का काम किया। कठ जाति, यह यूजीसी नेट में पूछा गया सवाल है, ठीक है, कि सिकंदर का सामना करने के लिए किस जाति की महिलाओं ने तलवार उठाने का काम किया? तो कठ जाति की महिलाओं ने, क्योंकि वहाँ के जो पुरुष थे आपको युद्ध में या तो मारे जा चुके थे या घायल हो चुके थे। यही कारण है कि वहाँ की महिलाएं आपको तलवार उठाने का काम करेगी। ठीक है, भारतीय इतिहास में सिकंदर का सबसे फेमस युद्ध या सबसे प्रसिद्ध युद्ध पंजाब के शासक पोरस के साथ होता है। पंजाब के शासक पोरस, देख रहे हैं, यह झेलम नदी के किनारे पर युद्ध होता है, जिसे इतिहास हाइडेस्पीज बीतस्ता या झेलम युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। युद्ध में पोरस की हार हुई। इसके पीछे बहुत ही रोचक कहानी है। सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध का पूरा माहौल तैयार हो चुका था और झेलम के एक किनारे एक ओर आपको पोरस का सैनिक अभियान सामने था, दूसरी ओर सिकंदर का। अचानक वर्षा शुरू हो जाती है, तो यहाँ पोरस की जो सेना थी वह निश्चिंत हो जाती है कि सिकंदर आक्रमण नहीं करेगा, झेलम नदी को पार करने का दुस्साहस नहीं करेगा।
क्योंकि बारिश का भी समय है और झेलम नदी में पानी भी बहुत था। लेकिन सिकंदर इसी मौका को भुनाकर वह नदी को, बारिश के मौसम ही नदी को पार कर जाता है अपने सैनिकों के साथ और आक्रमण कर देता है। और बारिश के मौसम में चूँकि तीर धनुष को चढ़ाना आसान नहीं था, यही कारण है कि कुशल योद्धा होते हुए भी पोरस के सैनिक पोरस सिकंदर से युद्ध में हार जाता है। लेकिन वो बराबरी का टक्कर देने का भी काम करता है। कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं कि सिकंदर ने पोरस के लड़ने के व्यवहार से, जैसे कि उसके पराक्रम से इतना खुश हुआ कि उसके हारने के बाद भी उसे बंदी बनाकर जब सिकंदर के पास लाया गया पोरस को, तो सिकंदर ने उससे सवाल भी किया कि हम आपके साथ कैसा व्यवहार करें। तो पोरस ने भी बेहतरीन जवाब दिया कि वैसा ही आप मेरे साथ व्यवहार करें जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। कहते हैं कि सिकंदर इस बात से बहुत ही प्रसन्न हुआ और पोरस को उसका राज लौटा दिया और पोरस के साथ मित्रता कर ली। और पोरस के साथ मित्रता ने ही सिकंदर को और भी आगे बढ़ने का काम किया। अब आते हैं हम लोग पोरस पर विजय के कारण उन्होंने एक निकैया नाम का शहर भी स्थापित किया, जिसे विजयनगर या जीत का शहर कहा जाता है। और झेलम नदी के किनारे पर उन्होंने अपने प्रिय घोड़ा बुक्काफेला या बुसीफेलस, जो उनका घोड़ा का नाम था, उसके नाम पर भी एक शहर का निर्माण कराया। अब आते हैं बुसीफेलस घोड़ा के बारे में। यह एक जंगली विशाल बिगड़ैल जानवर था, बहुत ही विशाल, सामान्य घोड़ा से वह अलग था। वह बहुत ही बिगड़ैल था क्योंकि वह जंगली था, जिसे सिकंदर ने मात्र 12 वर्ष की उम्र में उस पर काबू प्राप्त कर लिया था। कहते हैं दोनों के बीच में एक ऐसा संयोग बना कि दोनों जीवन भर साथ रहा। ठीक है, 12 वर्ष की उम्र में घोड़े पर विजय प्राप्त करना, वो भी जंगली, इससे सिकंदर का पराक्रम का पता चलता है। अब सिकंदर के सेनापति में आइए। सिकंदर के सेनापति जो फेमस है, एक है सिल्कस निकेटर और दूसरा है निर्याकस। निर्याकस हो गया जल सेनापति, सिल्कस निकेटर हो गया असल सेनापति। पोरस पर विजय प्राप्त करने के बाद आपको सिकंदर का साम्राज्य ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच जाता है। इधर हो गया सिकंदर का साम्राज्य, इधर हो गया नंद वंश का साम्राज्य यानी घनानंद का। लेकिन यहीं पर सिकंदर के सैनिकों में यह बात पहुंच जाती है कि घनानंद के पास एक विशाल सैनिक है, जो लगभग 4 से 5 लाख सैनिकों का समूह है, जो बहुत ही शक्तिशाली है। जिसके कारण सैनिकों में एक डर सा माहौल पैदा हो जाता है। और इसके पीछे भी बहुत सारे कारण थे, जैसे कि भारत में कपकपाती ठंड जो लोग को सहन नहीं हो पाया, और प्लस में अपने परिवारों से बहुत दिन बिछड़ने का गम भी, अपने वतन वापसी के लिए इन लोगों ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया। कहते हैं सिकंदर ने ब्यास नदी को पार करने के लिए अपने सैनिकों में काफ़ी उत्साह का संचार किया, लेकिन वह सफल नहीं हो सका। यही कारण है कि सिकंदर ने ब्यास नदी से ही वापस लौटने का निश्चय कर लिया। और उन्होंने लौटते समय भारतीय क्षेत्र का प्रशासन अपने सेनापति, एक दूसरे सेनापति फिलिप को सौंपकर वापस लौट गया। लौटते समय सिकंदर की मृत्यु 13 जून 323 बीसी में बेबीलोन, जो वर्तमान में बेबीलोन जो है वर्तमान में ईरान में, वर्तमान में कहाँ, ईरान में रहस्यमयी बीमारी कह सकते हैं उसको, जो उनकी मृत्यु का कारण बना, जिसमें आपको घाव का इन्फेक्शन भी कह सकते हैं या मलेरिया, इन बीमारियों के कारण उनकी क्या होती रहती है, मात्र 33 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो जाती है। अब आप लोग देख सकते हैं सिकंदर भारत में मात्र 19 महीने ही रहा, लेकिन वह भारतीय यानी कि पश्चिमोत्तर भारत को जीत कर उसमें एक एकता का संचार करने का काम करेगा, जो आगे चल करके आपको चंद्रगुप्त मौर्य को संगठन बनाने में
काफ़ी योगदान देगा, यानी कि काफ़ी सफलता मिलेगी चंद्रगुप्त मौर्य को, जिसके बल पर वो घनानंद को पराजित करने में सफल होगा। अब आते हैं हम लोग चंद्रगुप्त के बारे में। कहते हैं सिकंदर से चंद्रगुप्त मौर्य मिला भी था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिकंदर से मिलने को भी कहा था। सिकंदर आपको चंद्रगुप्त के बातों से प्रभावित नहीं हुआ, बल्कि उसके बातों से एक अलग अहंकार नजर आया, जिसके कारण सिकंदर ने उसे बंदी बना दिया। सिकंदर के बंदी बनाए जाने के कारण सिकंदर के सैनिकों से यह मल्ल युद्ध करके जीत लिया, यानी कि सिकंदर के सेनापति को मल्ल युद्ध में चंद्रगुप्त मौर्य हरा देता है। और जब उसे उसका परिचय पूछा जाता है तो कहता है कि चंद्रगुप्त के द्वारा कहा जाता है कि हम एक मगध के साधारण सैनिक हैं। तो उनके सैनिकों में एक भय बन जाता है कि मगध का एक छोटा सा सैनिक हमारे सेनापति को पराजित कर सकता है, तो उसके पास तो 5 से 6 लाख की सेना है, जो काफ़ी विशाल है, जो हो सकता है कि हमारे पराजय का कारण बने। तो उसके सैनिकों में एक अलग तरह का निरुत्साह कर सकते हैं, यानी कि उत्साह उसका क्या हो गया, धीरे धीरे गिरने का काम किया, जो सिकंदर को वापस लौटने का काम किया। सिकंदर के भारत पर आक्रमण से बहुत सारे प्रभाव भी पड़ेंगे भारतीय सामाजिक व्यवस्था पर, आर्थिक व्यवस्था पर, जैसे कि मुद्रा निर्माण प्रणाली को प्रोत्साहन मिलेगा, क्योंकि पोरस युद्ध के बाद, यानी कि झेलम युद्ध के बाद सिकंदर ने एक सिक्का का भी निर्माण करवाएगा, जिसमें पोरस को हार के दिखाया जाएगा, पोरस के सैनिक को भागते हुए दिखाया जाएगा, ठीक है, और जिससे मुद्रा प्रणाली को प्रोत्साहन मिलेगा। यही नहीं, छत्र प्रणाली को प्रोत्साहन मिलेगा। फिर गंधार शैली की कला का विकास भी भारत में होगा, जिसमें भारत और यूनानी दोनों गुणों का सम्मिश्रण होगा। इस प्रकार हम लोग देखते हैं सिकंदर का आगमन भारतीय इतिहास पर क्या प्रभाव डालता है। और यही नहीं, सिकंदर का आगमन भारतीय इतिहास पर आपको प्रकाश युग लेके आएगा, यानी कि इससे पहले हम लोग का जो था इतिहास अंधकार युग में था। सिकंदर के आगमन ने भारतीय इतिहास को अंधकार युग से प्रकाश युग में लाने का काम किया। कैसे? तो सिकंदर के आगमन ने भारत में तिथि को शुरुआत करने का काम किया, एक निश्चित तिथि, जिससे हम लोगों ने उसके बाद जो इतिहास लिखा तो उसको उसी तिथि से मिलान करके लिखा, जिससे भारत में तिथि युक्त इतिहास का शुभारंभ हो गया। तो सिकंदर के साथ जो आए थे कुछ महत्वपूर्ण लेखक, जैसे अनासिक्रेटस, अरिस्टोबुलस, निर्याकस, इन लोगों ने उस समय डेट लिखा, तारीख लिखने का काम किया, जिससे भारत में अंधकार युग से प्रकाश युग में शुरुआत हुआ। यानी कि सिकंदर के आगमन से भारतीय इतिहास पर काफ़ी व्यापक प्रभाव पड़ा।